हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए क्लास 10 की केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, सबसे पहली बात डिस्कस कर लेते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। तो एक बात बताओ, जिस रूम में अभी बैठकर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो वो रूम कैसे बना है? मेरे हिसाब से छोटे छोटे कई सारे ईंटें मिला के वो कमरा बनाया गया होगा। और तुम्हारी जो बॉडी है वो कैसे बनी है? तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर तुम्हारी बॉडी बनाई होगी। ठीक इसी तरीके से जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे आसपास हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलाकर बने हैं और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। अगर हम थोड़ा सा हायर लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देखो, कहीं यही तो नहीं लिखा हुआ है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम से छोटा और कोई पार्टिकल नहीं हो सकता जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। अब किसी भी एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पर नो चार्ज। अब देखो ये क्या बना है, जलेबी नहीं बनी हुई है, ये एटम का स्ट्रक्चर बना है। नहीं, मुझे लगा तुम लोग को लगे कि ये जलेबी बनी है, ऐसा नहीं है। अब देखो, इस स्ट्रक्चर को हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। तो यहां पर देखो, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस बना है। किसी भी एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में कौन से 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब तुम जानते हो कि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी कि न्यूक्लियस भी ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत सारी शेल्स होती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहली शेल को हम के शेल बोलते हैं, दूसरी शेल को हम एल शेल बोलते हैं, तीसरी को एम बोलते हैं, चौथी को एन बोलते हैं। अब इसके बाद और भी शेल्स होंगी, के एल एम एन, आगे और भी होती जाएंगी, जेड तक होंगी। लेकिन यहाँ बोर्ड पर मैंने 4 ही शेल्स शो किए हैं, ठीक है। अब देखो, इन शेल्स पर क्या होता है, इन शेल्स पर ये जो ब्लू कलर के सर्कल्स बनाए हैं, ये छोटे छोटे अंडे नहीं हैं। तो फिर ये क्या है? ये जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली इन शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एम आई क्लियर? अब देखो, एक वर्ड आता है यहाँ पे, पेरिफेरी। कौन सा वर्ड आता है? पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब होता है बाउंड्री। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम की पेरिफेरी में पाया जाएगा, एटम की बाउंड्री में पाया जाएगा, तो देखो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि एटम्स की पेरिफेरी में, एटम्स की बाउंड्री में पाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के बारे में जान लेते हैं। तो यहां ध्यान से देखो कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एटॉमिक नंबर Z उस एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैंने आपको एक एटम दे दिया तो आप ये कह सकते हैं कि इस एटम में जो प्रोटॉन्स की संख्या है या जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वही इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। लेकिन ना यहाँ पर एक शर्त लिखी है, ये केमिस्ट्री भी ना, हर चीज में यहाँ शर्तें होती हैं। तो शर्त क्या है कि इन अ न्यूट्रल एटम, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा तो सही, लेकिन सिर्फ तब जब मेरा एटम न्यूट्रल होगा। कहने का मतलब है, अगर मेरे पास मान लो सोडियम है और सोडियम का आयन Na+ है, ठीक है, तो सोडियम में तो जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, लेकिन सोडियम के इस आयन में जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं है। हमेशा याद रखो, जब भी तुम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर कह रहे हो तो एटम का न्यूट्रल होना जरूरी है, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, बस। दूसरा है हमारा एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो मास की बात हो रही है और तुम जानते हो कि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका मास नेग्लिजिबल है, ना के बराबर मास होता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मास थोड़ा सिग्निफिकेंट होता है। तो किसी भी एटम का जो मास होता है वो मेनली उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण होता है, ना कि उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो इसीलिए देखो जो एटॉमिक मास कैपिटल ए है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है। कहने का मतलब है अगर मैं आपको एक एटम दे दूं तो आप ये कह सकते हैं कि इस एटम का जो भी मास होगा वो इसमें प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को जोड़ने पर आ जाएगा। इसके बाद अगला टर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या नई बला है? तो देखो किसी भी एटम में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स की अलग अलग शेल्स में बटे हुए होते हैं। तो किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब हम ये डिसाइड करते हैं, या जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि मैं कह दूं कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एटम के अलग अलग शेल्स में, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कैसे, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये बताया था नील्स बोर और ब्यूरी नाम के 2 साइंटिस्ट ने, और इसीलिए इनके दिए हुए रूल को बोर ब्यूरी रूल कहा जाता है। अब बोर ब्यूरी रूल क्या कहता है? तो रूल कहता है कि एनी शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई भी शेल मैक्सिमम 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही अकोमोडेट कर सकती है। अब ये n क्या है? तो n है शेल नंबर। जैसे k शेल के लिए शेल नंबर क्या है? 1 पहली शेल है, l शेल दूसरी शेल है तो n का वैल्यू 2 है, m शेल देखो न्यूक्लियस थे तीसरी शेल है तो n का वैल्यू 3 है, n शेल के लिए n का वैल्यू 4 है, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे। तो मान लो मैं पहले k शेल के लिए निकाल रहा हूं, तो k शेल के लिए 2n स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, तो ये मेरा 2 ही आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम k शेल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर इसका पेट एकदम भर जाएगा और उसके बाद ये और इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर आने ही नहीं देगा। इसी तरीके से देखिए l शेल के लिए n का वैल्यू 2 है, तो यहां पर 2n स्क्वायर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 8 के बराबर। यानी कि एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। इसी तरीके से किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये लिखा हुआ है। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ये आगे भी इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। 2n स्क्वायर की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो भले ही एल शेल के बाद एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी है, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हम 8 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना एम शेल में तो इसका पेट जो है भर जाएगा। तुम ऐसे समझ लो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद इसकी बायजूस में नौकरी लग गई और इसके पास रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है। तो जब ये अपनी जिंदगी में एकदम खुश हो गया है तो ये और ज्यादा की चाहत नहीं करेगा, ठीक है, एकदम संतुष्ट है ये। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी भी शेल में नहीं आ पाते, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एन शेल में भी भले ही कैपेबिलिटी तो 32 इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन हम 8 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद ये एकदम स्टेबल हो जाएगा, है ना। इसकी भी बायजूस में नौकरी लग जाएगी और अब ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इससे इसका रोटी कपड़ा या मकान छिने, तो ये और इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं करेगा। अब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लेते हैं हम कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरी में 8, 8 के बाद देखो और आ सकते हैं, दूसरी में नहीं, तीसरी शेल में फिर 8। मैंने कहा था भले ही यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी है लेकिन 8 से ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि इसका पेट भर गया है।
तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स देखो n शेल में चले जाएंगे और काउंट करके देख लो 8 8 16 2 18 और 2 20। जितना एटॉमिक नंबर है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी को हमने अलग अलग शेल्स में बांट दिया है और इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। एक बात और याद रखना कि लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। और जो सेकंड लास्ट शेल होती है उसको हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। लास्ट शेल वैलेंस शेल है और सेकंड लास्ट शेल पेनल्टीमेट शेल है। अगर इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से समझ लो। आई होप आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा, इसके पहले एक बात बताइए कि हम सब जो हैं अपनी डेली लाइफ्स में आखिर चाहते क्या है, हमारी लाइफ का एम क्या है। अभी तो एम यही है ना कि हम सब पढ़ लिख जाएं, उसके बाद बढ़िया सी कंपनी में हमारी जॉब लगे, मस्त लाइफ हो और उसके बाद हम सबका घर भी बस जाए, अरे मतलब शादी हो जाए, यही एम है ना। तो बस इसी तरीके से हर एक एटम भी चाहता है कि उसका घर बस जाए, अरे मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। जब किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल का 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर गया है और एकदम स्टेबल हो गया है। अब उसको किसी से भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर किसी भी एटम को अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना है तो इसके लिए उसको किसी दूसरे एटम से कंबाइन करना पड़ेगा, है ना। तो जब भी कोई एक एटम किसी भी दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है या तो इलेक्ट्रॉन्स को देता है, क्योंकि उसको अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना होता है। देखो यही लिखा है वैलेंसी के कॉन्सेप्ट में कि कोई भी एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लेगा या देगा सो एज टू अचीव आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उसी को हम उसकी वैलेंसी बोलेंगे। लिखा है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी का डेफिनेशन जरूर समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब मैं वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा चुटकियों में सीख जाओगे। चलो देखते हैं कैसे। जैसे कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। अभी मैंने बताया इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ये 2 8 8 2 आएगा, राइट। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अगर ये कैल्शियम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, अगर ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी रखता है इसीलिए इसकी वैलेंसी +2 की है। +2 की वैलेंसी होने का मतलब जब ये कैल्शियम किसी से भी कंबाइन करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ठीक है। इसी तरीके से सल्फर में देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका 286 होगा। अब अगर इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये 2 काम कर सकता है, या तो ये इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे और या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको और मिल जाए। तो अब तुम ही मुझे बताओ 6 इलेक्ट्रॉन्स को दे देना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेना आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना आसान है, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी 2 होगी। लेकिन क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, दूसरे से ले रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 283 आएगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, है ना, इसीलिए इसकी वैलेंसी +3 की होगी। तो इस तरीके से हम लोग वैलेंसी आराम से निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको लाइन वाइज याद होने चाहिए। बोलें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये लिस्ट पूरी आपको भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट्स बोले हैं उसी ऑर्डर में इनके एटॉमिक नंबर्स 1 to 20 हैं। तो आपको एटॉमिक नंबर्स फिर अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको एक ही बार में पूरा हो जाएगा। अब देखो, ये जो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में,
तो यहाँ पर 2 ही आएगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 है, तो जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो पहली शेल में तो 2 दूंगा, दूसरी शेल में मुझे 1 देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। फिर देखो यहाँ पे 4 है तो कॉन्फ़िगरेशन 2,2 होगा, 5 है कॉन्फ़िगरेशन 2,3 होगा, 6 है कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा, 7 है कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा, 8 है तो 2,6 होगा, 9 है एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन 2,7 होगा, और 10 है एटॉमिक नंबर तो कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे हमेशा याद रखो कि हर एक एटम का एम क्या है कि उसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, और बस इसी की हेल्प से हम इसकी वैलेंसी को डिसाइड करेंगे। अब जब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका वैलेंसी 1 ही होगा। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत स्टेबल होता है। हीलियम दरअसल एक नोबल गैस है और हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, इसीलिए हीलियम ना तो अपना एक भी इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना किसी से एक भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका वैलेंसी 0 होता है। अब लिथियम की केस में देखो, लिथियम अगर अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए यहां पर इसकी वैलेंसी +1 होगी, इसकी वैलेंसी +2 होगी, इसकी वैलेंसी +3 होगी। अब देखो इसकी वैलेंसी +4 होगी। यहां पर आ जाओ, यहां पर 2,5 का कॉन्फ़िगरेशन है। अब नाइट्रोजन चाहे तो अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन किसी के ले ले। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तब भी तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 5 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसकी वैलेंसी -3 होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा -2 वैलेंसी होगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा -1 वैलेंसी होगी। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन 2,8 का है, ना तो एक को इलेक्ट्रॉन लेगा ना एक भी देगा, क्योंकि इसका घर बस चुका है, इसकी शादी हो चुकी है, अपने घर में खुश है, ये समझ रहे हो ना चांद सितारों, तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो समझो, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, और मेटल्स की वैलेंसी तुम देख रहे हो हमेशा पॉजिटिव आई है, ठीक है। इसके बाद देखो जिनके आउटर मोस्ट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, और इनकी वैलेंसी देखो नेगेटिव आई है, तो ये क्या है, नॉन मेटल्स। जिनके आउटर मोस्ट में 0 है, मतलब जिनका वैलेंसी 0 है, या आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये नोबल गैसेस हैं, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, एकदम स्टेबल होती हैं। इसके साथ हीलियम में एक्सेप्शन है, हीलियम भी एक नोबल गैस है। अब देखो एक्सेप्शन समझो, यहां पर ये जो +4 है, वैसे तो जिसके भी आउटर मोस्ट में +4 होता है, जिसकी भी वैलेंसी +4 होती है, वो सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। +4 वैलेंसी होते हुए भी कार्बन एक नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन में वैसे तो वैलेंसी 1 है, +1 की वैलेंसी है, मेटल होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन में भी एक्सेप्शन है, ये एक नॉन मेटल है। तो एक्सेप्शन कहां कहां देखे हमने, एक्सेप्शन हमने हाइड्रोजन में देखा, एक्सेप्शन हीलियम में देखा, और साथ ही साथ हमने एक्सेप्शन कार्बन में भी देखा, ठीक है। अब चलिए बाकी के 10 एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब अगला एलिमेंट है 11 एटॉमिक नंबर के साथ सोडियम। तो जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो देखो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये तो 2 + 8 10 ही हुआ, और हमें बांटने 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन मुझे तीसरी शेल में देना पड़ेगा। इसी तरीके से देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होगा, सिलिकॉन का 284 होगा, फॉस्फोरस का 285 हो जाएगा, सल्फर का 286 होगा, क्लोरीन का 287 होगा, आर्गन का 288 होगा। अब समझो मेरे चांद सितारों कि यहाँ पर थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, इसका घर बस गया, इसकी शादी हो गई। अब ये और इलेक्ट्रॉन्स को अपने ही इसी शेल में नहीं भरना चाहता है, तो अब जब मुझे आगे इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो वो मुझे चौथी शेल में भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहली शेल में 2 दिए, दूसरी में 8, तीसरी में 8, कितने हो गए 8, 8, 16 और 2 18। अभी एक और बचा है, वो हमें चौथी शेल में देना पड़ेगा। और इसी तरीके से कैल्शियम का 2882 हो जाएगा,
समझ में आ रही है बात? अब देखो वैलेंसी जब हमें लिखनी है तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? +1। इसके आउटर मोस्ट में 2 है, +2। इसके आउटर मोस्ट में 3 है, +3। इसके आउटर मोस्ट में 4 है, +4। इसका मतलब ये है कि अगर इसको किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, अगर सोडियम को किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करना है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, राइट? अब देखो यहाँ पर आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो या तो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको अपना घर बसाना है, तो या तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। 5 देना बेटा मुश्किल है, 3 ले लेना ज्यादा आसान है। तो ये जब बॉन्ड बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर बॉन्ड बनाएगा, और क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इसकी वैलेंसी -3 होगी, इसकी -2, इसकी -1। इसका देखो ऑक्टेट कंप्लीट, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वैलेंसी 0 होगी, इसकी वैलेंसी फिर से +1 होगी और कैल्शियम की +2 होगी। अब देखो जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। यही कारण है कि नीचे भी ये दोनों मेटल्स हो जाएंगे। इसके बाद देखो जिनके आउटर मोस्ट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है? ये क्या है? नॉन मेटल्स। जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है उनकी वैलेंसी 0 है। ये सारे के सारे नोबल गैसेस होते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, इनका तो घर बस चुका है, इनकी शादी हो चुकी है, अब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। लास्ट में देखो जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बारे में हम कुछ पक्का नहीं कह सकते। जैसे अभी हमने पीछे देखा कार्बन नॉन मेटल था, इस केस में तो यहाँ पर +4 के साथ सिलिकॉन मेटलॉइड है, लेकिन बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है वो मेटलॉइड्स ही हो या वो नॉन मेटल्स ही हो। अब हमें जानना है कि आयंस क्या होते हैं, तो देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल एक आयन कहलाता है, बस इतना सा ही है, यही तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इज एन आयन। अब बात आती है कि चार्ज पार्टिकल क्या है, तो देखो अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास Na+ है, Mg2+ है, O2- है, Cl- है, N3- है, मेरे पास ये सब एलिमेंट्स हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इन एलिमेंट्स के सिर पर कुछ कुछ चार्ज लगा हुआ है, तो ये सब आयंस हो जाएंगे। देखो आपको दिख रहा होगा सोडियम के सिर पर प्लस चार्ज है, मैग्नीशियम के सिर पर 2+ का चार्ज है, ऑक्सीजन के सर पर 2- का चार्ज है, क्लोरीन के सर पर भी 1- का चार्ज है, तो हम ये कहेंगे कि ये सब आयंस हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि आयंस बनते कैसे हैं, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि आयंस 2 टाइप के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे वो कैटायंस होंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे वो एनायंस होंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि जो सोडियम है इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा है, ये कैटायन है। मैग्नीशियम है 2+ चार्ज लगा है, ये भी कैटायन है। लेकिन ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस के चार्ज लगे हुए हैं, तो ये तीनों एनायंस हैं। क्लियर हो रहा है? अब कैटायन बनेगा कैसे, तो देखो शुरुआत में मेरे पास सोडियम होगा, जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके सिर पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से सारे आयंस बनते हैं। फॉर सपोज मान लीजिए शुरुआत में मेरे पास क्लोरीन रहा होगा, जब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से आयंस का फॉर्मेशन होता है। अगर कैटायन बन रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर बना होगा, और एनायन बन रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना होगा। क्लियर हो रही है बात? इसीलिए कैटायंस में जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज्यादा होती है। देखो पहले क्या होगा, पहले जो सोडियम है इसमें प्रोटॉन्स भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, बोला निकलो यहां से, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसमें प्रोटॉन्स तो 11 ही बचे, इलेक्ट्रॉन से कम हो गए हैं। इसीलिए देखो प्रोटॉन्स की संख्या यहाँ पर ज्यादा होती है। वहीं एनायंस में क्या होगा, तो एनायंस में समझो कि जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें शुरुआत में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की ही संख्या 17 होगी, 17 होगी।
जब इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स तो 18 हो गए हैं Cl माइनस में, लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी 17 हैं। तो एनायंस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन्स की संख्या से। हमेशा याद रखना कि जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बनेगा और जो एनायन है, नेगेटिवली चार्ज आयन है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनेगा। अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ कॉमनली यूज्ड आयंस दिए हुए हैं, बहुत ही कॉमन आयंस हैं और इनके जो भी चार्जेस दिए हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि क्लोरीन का जो आयन बनेगा वो Cl माइनस का ही होगा, नाइट्रोजन का जो आयन बनेगा वो N3 माइनस का ही होगा, क्योंकि अभी जब मैं फॉर्मूले लिखूंगा केमिकल कंपाउंड्स के तो उनमें मैं इन चार्जेस का यूज करूंगा। ठीक है, दरअसल ये जो Cl माइनस है इसके सिर पे जो माइनस साइन लगा ये और कुछ नहीं है, वैलेंसी है क्लोरीन की। क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। नाइट्रोजन के सिर पे जो -3 का चार्ज लगा है तो ये क्या है, नाइट्रोजन की वैलेंसी है -3। तो यहाँ पर आपको आयन फॉर्म में अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि जब मैं केमिकल कंपाउंड्स पूछते समय वैलेंसी पूछूं तो आप आराम से बता सकें। तो अब चलिए देखते हैं कि आखिर केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मूला बनता कैसे है, क्योंकि हमारी पूरी केमिस्ट्री की किताब में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो सबसे पहले ना इसमें जो भी एलिमेंट्स है उनके सिंबल्स लिख लेते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दो एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन का सिंबल H और क्लोरीन का सिंबल Cl, राइट। अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की -1 होती है, वो लिख ली। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H के सामने भी 1 आ रहा है और Cl के सामने भी, तो ये हो जाएगा H1Cl1। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ तो माइनस साइन लगा है लेकिन फॉर्मूले में तो मैंने लगाया नहीं। तो हमेशा याद रखो कि वैलेंसी भले ही नेगेटिव है लेकिन हम फॉर्मूला लिखते समय माइनस साइन नहीं लगाते हैं। अब ये जो 1 यहाँ पर आया है इसको हम लिखें या ना लिखें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं इसको HCl लिख सकता हूँ, राइट। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है और सल्फर है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, सल्फर की वैलेंसी -2 होती है। पीछे टेबल डिस्प्ले की थी उसमें वैलेंसी लिखी है, वहां से याद कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन के सामने 2 आ रहा है तो H2, सल्फर के सामने 1 आ रहा है S1, तो ये हो जाएगा H2S के बराबर। क्योंकि हम 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है मेरा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का सिंबल NH4 होता है और सल्फेट का SO4 होता है, ठीक है। अब देखो अमोनियम की जो वैलेंसी है वो +1 होती है और सल्फेट की -2, तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NH4 होल ट्वाइस आ रहा है। देखो अब देखो इस पूरे NH4 के सामने 2 है ना, तो यहां पर मैं एक ब्रैकेट बना के होल ट्वाइस लिखूंगा और SO4 के साथ 1 है तो यहां मैं SO4 1 लिख दूंगा। अब ये 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं कि ये NH4 होल ट्वाइस SO4 के बराबर है, ठीक है। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड। दो एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोरीन का Cl, इसकी वैलेंसी +2, इसकी -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो Mg1 और Cl2 आ रहा है। इस 1 को लिखूं ना लिखूं कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, इसीलिए मैं इसको MgCl2 लिख सकता हूं। क्लियर है। अगला देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा Al2, Al के सामने 2 और O3, राइट। तो ये Al2O3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट। लेड का सिंबल Pb होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है। लेड की वैलेंसी +2 होती है, NO3 की, नाइट्रेट की -1 होती है। क्लियर है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Pb के सामने 1 और नाइट्रेट के सामने 2 आ रहा है, तो Pb1 NO3 होल ट्वाइस। ये होल ट्वाइस वाले में ना कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। पूरा NO3 सामने है और उसके सामने देखो 2 लिखा है, तो पूरे NO3 में एक ब्रैकेट बना के बाहर 2 लिख देना है और प्रोनाउंस क्या करेंगे, PbNO3 होल ट्वाइस।
अब ये 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। लास्ट है सोडियम सल्फेट, सोडियम और सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा Na2SO4। क्लियर है एकदम। इस तरीके से आप अपने मन से कोई भी कंपाउंड्स लेकर उसका फॉर्मूला बना सकते हो, तो ट्राई करो, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो।